चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज अपना अगला चैप्टर, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। वैसे थर्मोडायनेमिक्स अपने आप में एक बड़ी यूनिट है जिसके अंदर हम हीट के बारे में स्टडी करते हैं। हालांकि हमने पिछले शायद 4-5 दिन से हम लोग वैसे भी हीट पढ़ ही रहे हैं, चाहे वो कैलोरीमेट्री हो चाहे थर्मल एक्सपेंशन हो, वो भी अपने आप में एक थर्मोडायनेमिक्स ही है। ये थोड़ा सा जो थर्मोडायनेमिक्स अब पढ़ रहे हैं इसमें हम गैसेस के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे कि गैसेस जो है वो किस किस तरीके से गैसेस के अंदर किस किस तरह के इक्वेशंस आती हैं। हेलो बच्चों, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। हालांकि हम लोग पिछले कई दिनों से वैसे देखें तो थर्मोडायनेमिक्स ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि कैलोरीमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन भी एक तरह से थर्मोडायनेमिक्स के ही पार्ट है। दैट इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ हीट। हालांकि इस चैप्टर के अंदर हम ज़्यादातर गैसेस को अगर हम हीट देंगे तो उसके साथ क्या क्या चेंजेस आएंगे उसको हम थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से इस बात को बोल सकता हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स जो है वो क्लास 11th का सबसे आसान, सबसे बढ़िया और इवन स्कोरिंग काइंड ऑफ टॉपिक है। बच्चों को थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी ज़्यादा आसान लगता है, सवाल करने उनको ईजी लगते हैं। उसके पीछे एक कारण ये भी है कि उन्हें हल्का फुल्का थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ रखा होता है, तो वो ऑफ कोर्स फिजिक्स में भी हेल्पफुल होता ही होता है। लेकिन मैं जब भी पूरे टाइम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा मैं कभी भी ये वाला शब्द यूज़ नहीं करूंगा कि ये तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। ठीक है, मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूंगा। बहुत ही क्लीशे टाइप ऑफ लाइन्स होते हैं कि हाँ केमिस्ट्री में पढ़ी रखा होगा, मैं यूज़ नहीं करूंगा। मैं मान के चलूंगा कि आपको केमिस्ट्री वाला थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि जो मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी नहीं आया था। हालांकि फिजिक्स का जो थर्मोडायनेमिक्स है दैट इज़ वेरी इजी एज कंपेयर टू द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ केमिस्ट्री। मैं अगर सिंपल शब्दों में अगर कहूँ तो अगर केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स अगर ये है तो फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ इतना सा पार्ट है, उसका सिर्फ इतना सा पार्ट है बस। और ये जो बाकी वाला पार्ट है ये जो टफ वाला पार्ट है। इसलिए फिजिक्स का जो अपना क्या कहते हैं बेटा, जो थर्मोडायनेमिक्स वाला सेक्शन है ये रिलेटिवली ईजियर है एज कंपेयर टू केमिस्ट्री वाले थर्मोडायनेमिक्स के मुकाबले। बट अगेन स्कोरिंग तो है ही ना, मुझे तो नंबर से मतलब है, इस बात से मतलब थोड़ा कि इजी है टफ है। मुझे इस बात से मतलब है कि अगर हम फिजिक्स का अगर थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से करके जाते हैं तो हमारे कुछ जेई मेन में, आईआईटी जेई एडवांस में, केयूपीआई के अंदर और ओलंपियाड में हर जगह कुछ ना कुछ नंबर तो हमारे सिक्योर होते ही हैं, बनते हैं। तो चलिए, मैंने मेरे ख्याल से खूब सारी बकवास कर ली है, मुद्दे पे आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को मैं दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। पहले मैं एक बार उसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर पढ़ा रहा हूँ इसी के अंदर, फिर बाद में जो प्रॉपर थर्मोडायनेमिक्स है वो भी पढ़ेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर हम गैसेस के बारे में स्टडी करेंगे। हम सॉलिड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, हम लिक्विड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे गैसेस के बारे में कि एग्जैक्टली गैसेस के कौन से लॉज हैं, गैसेस का वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल्स कैसे कैसे वेरी करते हैं। इन सबको हम डिटेल में आराम से, प्यार से, मजे से पढ़ेंगे। सबसे पहली बात बेटा, गैस किसको बोलोगे? मेरे ख्याल से तुम जानते बेटा, इट गैस इज जस्ट वन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। इट इज जस्ट वन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। जैसे बड़ा स्टेट ऑफ मैटर आपका लिक्विड होता है, सॉलिड होता है, वैसे बड़ा आपका एक होता है गैस। गैस सॉलिड और लिक्विड से डिफरेंट कैसे है? आप हल्का फुल्का तो जानते हो, सॉलिड्स और लिक्विड्स के अंदर डेंसिटी ज़्यादा होती है और उनके अंदर मॉलिक्यूल्स नज़दीक होते हैं। गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो थोड़ी वास्टली सेपरेटेड होते हैं। आप ऐसा कह सकते हो कि हाउ गैस इज डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड एंड लिक्विड। तो आप कह सकते हो कि इन गैसेस molecules are vastly separated as compared to liquids and solids। लिक्विड्स और सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं बड़ा थोड़े नजदीक होते हैं, यहां पर मॉलिक्यूल्स थोड़े से रिलेटिवली दूर होते हैं। मॉलिक्यूल्स अगर दूर होंगे तो मैं ऐसा कह सकता हूं गैसेस की जो डेंसिटी है वो लिक्विड्स और सॉलिड्स के मुकाबले काफी कम होती है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, गैसेस आर वेरी मच
less denser as compared to solids and liquids. It makes sense? अब हो सकता है कि मेरे बच्चे इसकी अगली बात सोच रहे हो कि सर सॉलिड्स और लिक्विड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स बिल्कुल नजदीक नजदीक होते हैं, तो उनका कूदना फांदना इधर उधर जाना थोड़ा सा कंस्ट्रेंट रहता है, उनका इतना आसान नहीं होता। वो सिर्फ अपनी मीन पोजीशन की बॉडी से हल्के फुल्के ऑसिलेशन ही कर पाते हैं। गैसेस जो होती हैं उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, खासतौर से अपनी साइज के मुकाबले उनके बीच के सेपरेशंस लार्ज होते हैं। इस कारण से गैसेस मॉलिक्यूल्स जो है वो आराम से इधर उधर बढ़िया तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं, भाग सकते हैं, कूद सकते हैं, फांद सकते हैं। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। गैस molecules क्या लिख रहा हूं यार, गैस molecules can move in all possible random directions and have large kinetic energy as compared to solid and liquid molecules. सॉलिड और लिक्विड मॉलिक्यूल्स के मुकाबले बड़ा गैसेस मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी अच्छी खासी बड़ी होगी, क्योंकि उनके पास बड़ा खूब सारी जगह होती है, खूब सारा स्पेस होता है इधर से उधर भागने के लिए। ठीक है बेटा, हल्का फुल्का इंट्रो समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट इज अच्छा हाँ, मैं एक बात बोलना भूल गया, मैं गैस को दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा बेटा। मैं गैस को दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। वन इज आइडियल गैस, another one is real gas. आइडियल गैस बेटा वो है जो थोड़ा सा मतलब काफी सारे अजम्पशंस हम ले लेते हैं गैस के अंदर और थोड़ा सा जिसको स्टडी करना आसान हो, वो हमारी आइडियल गैस है। बहुत सारे हम अजम्पशंस ले लेंगे और उन अजम्पशंस को लेने के बाद उस मॉडल को पढ़ना, उस मॉडल को समझना वो थोड़ा सा आसान रहेगा। दैट इज अवर आइडियल गैस। आइडियल गैस ही हमारे कोर्स में है। रियल गैस हमारी एक्चुअल गैस है, जिसके अंदर हो सकता है कि हमने जो अजम्पशंस ले रखे हो वैलिड ना हो, और रियल गैस जो है वो हमारे फिजिक्स के सिलेबस में नहीं है, केमिस्ट्री के अंदर बड़ा फिर भी हल्की फुल्की रियल गैस सिलेबस में है, अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, केमिस्ट्री में है। देखो तुमने नोटिस कर लिया, इजी वाला पोर्शन फिजिक्स में है, टफ वाला पोर्शन केमिस्ट्री में है। मजा आ गया। चलो, हालांकि रियल गैस भी जो हम पढ़ रहे होंगे तो हमने जो आइडियल गैस के अंदर जो चीजें पढ़ी हैं, जो कॉन्सेप्ट बिल्ड किए हैं, उन्हीं का एक तरह से एक्स्ट्रापोलेशन है। ऑब्वियस बात है बेटा, ठीक है, जब भी हम टफर चीजें पढ़ते हैं तो हमने पहले से आसान आसान चीजें पढ़ रखी है, उसी को हम किसी तरह से आगे जाके अप्लाई भी तो करते ही हैं। तो रियल गैस के अंदर भी हम मोर और लेस बेटा वही सब बातें एक्स्ट्रापोलेट करके धीरे धीरे पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। नेक्स्ट इज अजम्पशंस फॉर आइडियल गैस। आखिर हम क्या क्या अजम्पशंस लेते हैं वो देख लेते हैं बेटा। सुनना बेटा, सबसे पहले मान लीजिए बेटा आपके पास कोई इस तरह से कंटेनर है, बेटा आपके पास इस तरह से कोई स्टेशनरी कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर कुछ गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, खूब सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, आइडियल गैस है। ठीक है, अंदर ऐसे इस कंटेनर के आइडियल गैस इसके अंदर है। क्या अजम्पशंस हैं बेटा, सुनना। सबसे पहली बात, जो भी हम थ्योरी डेवलप करने जा रहे हैं उनके अंदर ये सारे अजम्पशंस वैलिड होंगे। सबसे पहली बात, कंटेनर के अंदर ऐसा नहीं कि एक गैसेस मॉलिक्यूल है या दो है या हजार है, बहुत सारे, वेरी लार्ज नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स in the order of 10 raised to power 23 molecules, in the order of 10 raised to power 12 molecules, इस ऑर्डर के लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। सबसे पहला assumption ये है, कंटेनर है very
लार्ज नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। ऐसे मान लो कि 10⁻20 या उससे ज्यादा के गैसियस मॉलिक्यूल्स हमारे कंटेनर के अंदर भरे हुए हैं। ठीक है। दूसरी बात, कोई भी जो गैस होगी ना, उसके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक जैसा होगा। मेरे कहने का अर्थ है कि नाइट्रोजन गैस के सारे मॉलिक्यूल एक जैसे दिखेंगे। हमारा असम्पशन है ऑक्सीजन गैस के सारे मॉलिक्यूल एक जैसे दिखेंगे। ऑल ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल्स ऑफ वन टाइप विल बी आइडेंटिकल टू ईच अदर। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस, किसी गैस के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं आर आइडेंटिकल, एक जैसे से। इस बात का ये अर्थ मत निकालना कि मैं ये कह रहा हूं कि हीलियम का गैसेस मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन गैसेस मॉलिक्यूल एक जैसे दिखेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन सारे हीलियम के गैसेस मॉलिक्यूल एक जैसे दिखेंगे, सारे हाइड्रोजन गैसेस मॉलिक्यूल एक जैसे दिखेंगे। कहने का अर्थ मेरा ये है। ठीक, हम ये मान के चलेंगे कि हमारे जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे छोटे चिन्ने चिन्ने सॉलिड स्मूथ स्फीयर है, सॉलिड स्मूथ इलास्टिक स्फीयर है। लिखना बेटा, our gas molecules are very small, smooth, elastic, सॉलिड स्फीयर्स। सारे के सारे इस तरह से इलास्टिक सॉलिड स्फीयर हैं, सारे के सारे स्मॉल हैं, स्मूथ हैं, इलास्टिक सॉलिड स्फीयर्स। अच्छी बात है बेटा। अगली बात, जो हमारे गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं ना बेटा, वो जो भी कोलिजन करेंगे आपस में या फिर जो भी कोलिजन करेंगे इस कंटेनर की दीवार से, सारे कोलिजन इलास्टिक होंगे, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होगा। लिखना चाहो लिख सकते हो, ऑल कोलिजन्स। बेटा कोलिजन किन किन के बीच में हो सकता है? बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, और बड़ा दीवार के साथ भी हो सकता है। आर इलास्टिक कोलिशंस, सारे के सारे बेटा इलास्टिक कोलिशंस। ठीक है बेटा, इलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब कोलिजन के अंदर किसी भी प्रकार का एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, एक बात और, मैं ये मान के बैठा हूं कि बेटा गैसेस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से वास्टली सेपरेटेड हैं, तो किसी प्रकार का कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स हम कंसीडर नहीं करेंगे आइडियल गैसेस में। रियल गैसेस में करेंगे। ठीक, देयर इज नो intermolecular forces between gaseous molecules। जो भी आपके गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में हम किसी भी प्रकार का कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स कंसीडर नहीं करेंगे। अगर इंटरमोलिकुलर अगर फोर्स नहीं है, अगर फोर्स नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है। भाई पोटेंशियल एनर्जी तो किसी न किसी फोर्स से कोरिलेट नहीं होती ना, और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं तो किसी प्रकार का कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी वगैरह होती वो भी नहीं होगी। लिख देना बेटा, देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस। गैस के पास बेटा किसी प्रकार की कोई पोटेंशियल नहीं होगी। किसकी बात चल रही है? आइडियल गैस की बात चल रही है। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज हम ग्रेविटी कंसिडर नहीं करेंगे बेटा। अगर ग्रेविटी कंसिडर की ना तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स पर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, नीचे इस कारण से बेटा नीचे मॉलिक्यूल्स ज्यादा जाएंगे, यहां पर डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, यहां पर डेंसिटी कम हो जाएगी। हम कहेंगे कि बेटा
कोई बड़ा ग्रेविटी वगैरह नहीं है, बिना ग्रेविटी के हम सारी स्टडी करेंगे। लिख देना। हम अगला अजम्पशन ही मान के चलेंगे कि किसी प्रकार की कोई ग्रेविटी नहीं है, किसी प्रकार की कोई ग्रेविटी नहीं है। हालांकि एक दो अजम्पशंस बेटा और भी हैं, लेकिन वो अपन आगे वाले पॉइंट्स के अंदर देख लेंगे। ये एक बेसिक अजम्पशंस हैं, 2 या 3 अजम्पशन अभी तक मेरे पास और हैं, जो हम धीरे धीरे आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर जो हेडिंग्स हैं उसके अंदर और अपन डिटेल के अंदर देख लेंगे, है ना। चलें नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ गैस। हेडिंग लिखना बेटा, वॉल्यूम ऑफ गैस। गैस का वॉल्यूम किसे कहोगे? अब बेटा आराम से सुनना। अब बच्चा क्या सोचता है? बच्चा ये सोचता है कि देखो सर, ये कोई कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब बच्चा क्या सोचता है कि देखो सर, एक गैसेस मॉलिक्यूल जो ना, एक गैसेस मॉलिक्यूल जो ना, उसको अगर मैं हल्का सा माइक्रोस्कोप से अगर देखूं तो वो सॉलिड स्फीयर जैसा नजर आएगा और उसका रेडियस है लेट से आर। मान लो कि ऐसे कुल मिलाकर कैपिटल एन नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो कई बार बच्चा ये सोच लेता है कि सिर्फ वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी, अकेले गैसियस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है, अकेले गैसियस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो तो 4/3 पाई आर क्यूब है। उसको मैं सारे के सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स की संख्या से मल्टीप्लाई करता हूं। ऐसा एक मॉलिक्यूल थोड़ी है, ऐसे कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो सर सारा का सारा मेरे इस गैस का वॉल्यूम आ जाएगा। बिल्कुल गलत बेटा, बिल्कुल गलत। नहीं, गलत गलत गलत। सर सही तो किया है, एक गैस का वॉल्यूम, एक गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, कितने गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं उनके नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। आपने तो बोला ना सारे सारे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल है। सही बात बेटा, ऐसा इतना बुरा नहीं है, बट वॉल्यूम ऑफ गैस हम इस तरह से डिफाइन नहीं करते, इस तरह से डिफाइन नहीं करते कि हर एक वॉल्यूम, हर एक गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकाल लिया और उन सबको जोड़ दिया, ऐसे डिफाइन नहीं करते। सर करना चाहिए था ऐसे, हाँ करना चाहिए था, लेकिन करते नहीं। सर कैसे करते हैं? हम वॉल्यूम ऑफ गैस इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इन गैसियस मॉलिक्यूल्स के पास कूदने फांदने के लिए, मूवमेंट करने के लिए कितना वॉल्यूम है। गैसेस मॉलिक्यूल्स के इंडिविजुअल वॉल्यूम्स को ऐड करके जो वॉल्यूम आ रहा है, दैट इज नॉट द वॉल्यूम ऑफ द गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस हम डिफाइन करते हैं कि इन गैसेस मॉलिक्यूल्स के पास कितने वॉल्यूम के अंदर कूदने फांदने, इधर से उधर जाने की जगह है। दैट एंटायर वॉल्यूम इन विच दीज गैसेस मॉलिक्यूल्स कैन रोम, कैन मूव, कैन मस्ती, दैट एंटायर वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम ऑफ द गैस। दिस इज नॉट द वॉल्यूम ऑफ द गैस, दिस इज वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल added, हर मॉलिक्यूल। ये वॉल्यूम ऑफ गैस नहीं है। वॉल्यूम ऑफ गैस इज सिंपली डिफाइंड एज, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डिफाइंड एज वॉल्यूम available to gaseous molecules for moving और roaming etc. बच्चे बोलेंगे सर सामान्य सी बात लग रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप ये कहना चाहते हो कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। भाई गैसेस मॉलिक्यूल्स के पास घूमने फिरने के लिए कौन सा वॉल्यूम है? जो कंटेनर का वॉल्यूम है। तो सर सीधा बोल दो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जो कंटेनर का वॉल्यूम है बड़ा, वही आपका वॉल्यूम ऑफ गैस है। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए किस बात बेटा। वॉल्यूम की यूनिट बेटा आपको समझ में आ गई होगी। वॉल्यूम है तो बड़ा यूनिट विल बी ऑफ कोर्स मीटर क्यूब। डायमेंशन की बेटा अगर बात करें तो आप जानते बेटा वॉल्यूम के डायमेंशन बेटा लेंथ 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 बेटा, दैट कम्स आउट टू बी एल क्यूब। ये आपका बेटा वॉल्यूम है।
समझ ही गए होंगे। आगे चलते हैं। हालांकि बेटा वॉल्यूम के ना एक यूनिट और फेमस है, दैट इज लीटर। वो भी पता होनी चाहिए, हालांकि मोस्टली बच्चों को पता ही होती है। बेटा स्पेलिंग दोनों ही यूज हो रखी होती है। 1 लीटर, बेटा 1 लीटर इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का अगर मैं एक क्यूब बना लूँ तो उसका वॉल्यूम जो आएगा दैट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब, वो 1 लीटर के बराबर है। ठीक है, सेंटीमीटर को आप चाहो तो मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मीटर में अगर कन्वर्ट करोगे तो इट विल बी ऑफ कोर्स 10⁻³ मीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं बेटा, 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻² मीटर, उसकी बेटा पावर क्यूब तो 10⁻6 आ जाएगा, 10⁻³ कैंसिल, 10⁻³ बच जाएगा। आई होप 1 लीटर आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट इज प्रेशर ऑफ गैस। मैं एक बार तो जस्ट डिफाइन ही कर रहा हूं, बाकी अपन धीरे धीरे देख लेंगे ना, इसकी अपन डेरिवेशन वगैरह भी देखेंगे। मैं तो एक बार सिर्फ और सिर्फ डिफाइन कर रहा हूं कि एग्जैक्टली बेटा प्रेशर ऑफ गैस का अर्थ क्या है। ये बड़ा मान लीजिए आपके पास कोई ना कोई कंटेनर, ये आपके पास कोई ना कोई कंटेनर, ठीक है। अब इसके अंदर जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, मैं शुरुआत में बता चुका हूं, ऐसा तो है नहीं कि रेस्ट पे पड़े हैं, भाग रहे हैं इधर उधर, भाग रहे हैं इधर उधर आगे पीछे हर तरफ दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। ये गैसेस मॉलिक्यूल्स जो हैं ये किसी दीवार पर जाएंगे जाएंगे जाएंगे, टकराएंगे और टकरा कर पलट कर वापस आएंगे, इलास्टिक कोलिजन। हर गैसेस मॉलिक्यूल जो है वो आस पड़ोस की दीवारों से जाएगा जाएगा जाएगा, टकराएगा और वापस आएगा। इसी तरह से बेटा ये गैसेस मॉलिक्यूल जाएंगे जाएंगे जाएंगे, दीवार पर टकराएंगे और वापस आएंगे। गैसेस मॉलिक्यूल्स दीवार पर जाएंगे, टकराएंगे, वापस आएंगे, जाएंगे, टकराएंगे, वापस आएंगे, जाएंगे, टकराएंगे, वापस आएंगे। अगर इस तरह से गैसेस मॉलिक्यूल्स दीवार पर जाकर टकराकर वापस आएंगे, कहानी तो काफी हद तक वैसी होगी जैसे हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि दीवार के ऊपर, सॉरी छत के ऊपर ओले गिर रहे थे या बारिश की बूंदें गिर रही थी, तो जैसे आकर टकराकर जाया करते तो दीवार पर कोई ना कोई फोर्स लगाती थी। तो इसका मतलब ये जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं स्ट्राइक करते वक्त जरूर इस दीवार पर कोई ना कोई फोर्स लगाएंगे। That force प्रति यूनिट एरिया इज नॉन एज प्रेशर ऑफ गैस। That force पर यूनिट एरिया इज नॉन एज प्रेशर ऑफ गैस। ये जो गैसेस मॉलिक्यूल्स डब्बे के अंदर, कंटेनर के अंदर इधर से उधर भाग रहे हैं, कूद फांद कर रहे हैं, ये कंटेनर की दीवार से टकराएंगे और वो जो दीवार पर जो फोर्स लगाएंगे, दैट फोर्स प्रति यूनिट एरिया, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज सिंपली डिफाइंड एज द प्रेशर ऑफ द गैस। सिंपल, कैलकुलेशन भी कर लेंगे आगे जाके, अभी तो बड़ा मैं जस्ट इसको स्टेट कर रहा हूं। प्रेशर ऑफ गैस अगर डिफाइन करना है करते हैं बेटा। गैसियस मॉलिक्यूल्स इनसाइड कंटेनर keep moving in all random directions and keep colliding with container walls। कंटेनर की दीवार पर कितना फोर्स लगाते हैं ये कोलाइडिंग गैसेस मॉलिक्यूल्स, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया सिंपली डिफाइंड एज प्रेशर। फोर्स अप्लाइड बाय these colliding gas molecules on
container walls per unit area is defined as pressure of gas. Is defined as pressure of gas. ठीक है, प्रेशर की बेटा यूनिट वगैरह आपको सब पहले से पता है, बट चलो बेटा मैं वापस लिख देता हूँ बेटा, फिर भी चलो मैं एक बार के लिए वापस लिख देता हूँ। हालांकि थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग आपको लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि यार सर ने सब कुछ पहले से हमें लिखा तो रखा है। चलो वापस लिख देते हैं। प्रेशर, सबसे पहली बात बेटा इसकी यूनिट फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट इज ऑल्सो नोन एज पास्कल। बड़ा एक फेमस यूनिट और है जिसे हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। इट इज 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, या फिर इसे हम 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी भी कहते हैं। ठीक है बेटा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट अगर कहोगे थोड़ा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स तो होता है mLT-2, उसको एरिया से अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ पर mL- आ जाएगा। ये आ गई इसकी डायमेंशन। ठीक है मेरे ख्याल से। अच्छा एक बड़ा और यूनिट लिखना चाहूँ बड़ा, कभी अगर मान लो कि 1 बार लिखा हुआ है तो समझ जाना कि इट इज 10⁵ पास्कल। हालांकि ऐसा कोई लिखा हुआ आएगा नहीं, बट ठीक है बेटा, हो सकता है कि कभी आपने केमिस्ट्री वगैरह में सुन रखा हो तो लिख दिया यार। ठीक है, ये बड़ा प्रेशर की अलग अलग यूनिट्स हैं, कोई भी आपके सामने आए तो आप उसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज प्रेशर ऑफ गैस समझ में आ गया। अच्छा नेक्स्ट इज बेटा मोल्स ऑफ गैस। हालांकि हो सकता है बेटा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा, बट फिर भी बेटा मैं भी तो कम से कम कुछ ना कुछ बोलूंगा। मान लीजिए कि किसी कंटेनर के अंदर ना, किसी कंटेनर के अंदर लेट्स से कैपिटल N जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या है बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप अवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आपने पढ़ रखा होगा, बट फिर भी बेटा मैंने तो बोल दिया, ये आपके पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स। समझ में आ गया बेटा। मैं एक बात और बोलूंगा बेटा, मान लीजिए कि मास ऑफ गैस जो है, टोटल मास ऑफ गैस जो है वो m है, और गैस का जो मोलर मास है वो कैपिटल M है। तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऐसे ले सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स विल बी मास अपॉन मोलर मास। ये भी अपना बड़ा एक फॉर्मूला है, ये भी अपने आप में फॉर्मूला है। ठीक है ना, M पूरा मास, पूरा M बेटा यहां पर पूरा मास लिखा हुआ है। ठीक है, ये बेटा आपके नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ गैस। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, सुनना बेटा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। टेम्परेचर ऑफ गैस एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट करता है इसको अपन आराम से एक बार के लिए देखते हैं। मान लीजिए बेटा आपके पास ये कोई कंटेनर, ये बेटा आपके पास कोई कंटेनर, इसके अंदर खूब सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं। खूब सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं और ये गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं और रैंडमली हर डायरेक्शन के अंदर इधर उधर आगे पीछे भाग रहे हैं। टेम्परेचर का अर्थ ये है, टेम्परेचर रिप्रेजेंट इस बात को करता है कि इस कंटेनर के रेस्पेक्ट में गैसियस मॉलिक्यूल्स जो है उनके पास कितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा कंटेनर के रेस्पेक्ट में गैसियस मॉलिक्यूल्स के पास उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। सो टेम्परेचर ऑफ गैस
represents kinetic energy of gas with respect to कंटेनर। कंटेनर के रेस्पेक्ट में कितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। जितना ज्यादा आपका बड़ा टेम्परेचर होगा, हमारे इस पूरे के पूरे सिस्टम के पास गैसेस मॉलिक्यूल्स के पास उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी कंटेनर के रेस्पेक्ट में। जितना कम टेम्परेचर होगा, इन गैसेस मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होगा वो उतना ही कम होगा। मोशन जितना कम होगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी उतनी ही कम होगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, गैसियस पार्टिकल्स जो होंगे वो ज्यादा से ज्यादा स्पीड से इधर उधर भागेंगे। जितनी ज्यादा स्पीड से भागेंगे, काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। जितना कम टेम्परेचर होगा, गैसेस मॉलिक्यूल्स उतनी ही कम स्पीड से इधर उधर भागेंगे। जितनी कम स्पीड से इधर उधर भागेंगे, काइनेटिक एनर्जी उतनी ही कम होगी, उतनी ही कम। टेम्परेचर की बेटा एक बार मैं यूनिट बता दूं, उसके बाद मैं थोड़ी सी बातें और बोलूंगा यार। बड़ा सब बच्चों को पता ही है कि इसके जो यूनिट हम SI यूनिट जो यूज करते हैं दैट इज केल्विन। हालांकि बेटा हम डिग्री सेल्सियस भी यूज करते हैं। केल्विन और डिग्री सेल्सियस में आपको अंतर पता होना चाहिए। अगर हम केल्विन के अंदर, डिग्री सेल्सियस के अंदर अगर हम 273 ऐड कर देंगे तो केल्विन आ जाएगा। मतलब जैसे 0 डिग्री सेल्सियस जो है बड़ा 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273 केल्विन के बराबर है। 27 डिग्री सेल्सियस जो है बड़ा वो 273 प्लस 27 बड़ा 300 केल्विन के बराबर है। ठीक है। -73 डिग्री सेल्सियस जो है वो 200 केल्विन के बराबर है। -273 डिग्री सेल्सियस जो है बड़ा वो 0 केल्विन के बराबर है। 0 केल्विन से कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली तो बेटा जो लीस्ट टेम्परेचर हो मेरे ख्याल से 2 पॉइंट समथिंग केल्विन अचीव्ड है। वो मेरे ख्याल से किसी यूनिवर्सिटी है कोई यूएस की, उसके अंदर अचीव्ड है। इंडिया के अंदर जो लोवेस्ट टेम्परेचर किसी लैब के अंदर जो अचीव्ड है वो लगभग 4 केल्विन के आसपास है, शायद IIT दिल्ली के किसी लैब के अंदर। 4 केल्विन, 4 डिग्री सेल्सियस नहीं बोल रहा हूँ, डिग्री सेल्सियस में थोड़ा -269 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाएगा। ठीक है, ये कन्वर्जन हमें पता होना चाहिए। टेम्परेचर बड़ा यूनिट ये है। डायमेंशन जो हम यूज करते हैं इसकी टेम्परेचर की, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बेटा, वो के यूज करता है। कई बुक्स में थीटा भी यूज कर रखी है, अपन तो के यूज करेंगे क्योंकि जेई के यूज करती है। ठीक है, मैं एक बात बताने के मूड में था। ये जो 0 केल्विन है ना, इसे हम बोलते हैं सुपर कंडेंस स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा इसे? सुपर कंडेंस स्टेट। 0 केल्विन पर तो आपकी जो गैस है ना वो कम टेम्परेचर होते होते पहले तो लिक्विड बन जाएगी, फिर और कम टेम्परेचर पर तो सॉलिड बन जाएगी, और सॉलिड के अंदर भी 0 केल्विन पर जो आपके सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल रेस्ट पर आ जाएंगे और किसी प्रकार की कोई भी वाइब्रेशंस नहीं होंगी, किसी प्रकार की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। कहां पर? 0 केल्विन पर। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वो जो सॉलिड है वो हल्के हल्के वाइब्रेशंस करना स्टार्ट करेगा, तो हल्की हल्की काइनेटिक एनर्जी उसके पास आएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे बढ़ाओगे बढ़ाओगे, हो सकता है कि वो फेस चेंज करके पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो, फिर अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स और ज्यादा वाइब्रेशन करेंगे, उनके पास और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी। अगर आपने टेम्परेचर और बढ़ाया और बॉइलिंग पॉइंट को क्रॉस कर दिया तो बड़ा वही जो आपका लिक्विड था वो गैस में कन्वर्ट हो गया, और गैस में कन्वर्ट हो गया, फिर भी आप टेम्परेचर बढ़ाते गए तो गैसेस मॉलिक्यूल्स और फास्टर स्पीड से इधर उधर आगे पीछे दाएं पीछे भागते रहेंगे, और जितने ज्यादा स्पीड से भागेंगे काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा आएगी। 0 केल्विन इज द सुपर कंडेंस स्टेट। यहां पर तो आपका जो गैस था वो लिक्विड में कन्वर्ट होकर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, और सॉलिड भी कैसा? ऐसा जिसके सारे के सारे वाइब्रेशंस खत्म हो चुके हैं, सारा सारा सिस्टम बिल्कुल रेस्ट पे आ चुका है। ठीक है बच्चों, ये वाली बातें याद रख सकते हो। इतनी सी बातों से मेरा काम चल जाएगा। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट इज बड़ा छोटे मोटे 2-4 लॉज हैं, सुनिएगा। सबसे पहले बड़ा बॉयलेज लॉ। बॉयलेज लॉ ये कहता है कि अगर आपने किसी कंटेनर का अगर टेम्परेचर फिक्स कर दिया, किसी कंटेनर का अगर टेम्परेचर फिक्स कर दिया, तो उस कंटेनर का अगर आप वॉल्यूम घटाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। वो भी ऐसे कि वॉल्यूम हाफ करोगे तो प्रेशर डबल हो जाएगा। तो बॉयलेज लॉ जस्ट सेज दैट, states that if temperature of a gas is constant, comma, then its pressure is inversely proportional to its volume। ठीक है, सिंपल सी बात है। बड़ा मान लो कि वॉल्यूम V है तो गैस का प्रेशर P है। अगर मैं वॉल्यूम को हाफ कर दूं, बड़ा गैस को कंप्रेस कर दूंगा तो प्रेशर दुगना हो जाएगा। अगर मैं कंप्रेस करके अगर वॉल्यूम को बड़ा 1/5 कर दूंगा तो आपका प्रेशर 5 भी हो जाएगा। अगर मैं गैस को एक्सपेंड कर दूं, वॉल्यूम बढ़ाने को क्या बोलते हो, एक्सपेंड कर दूं, एक्सपेंड करके अगर मैं वॉल्यूम 3 भी कर दूंगा तो प्रेशर बड़ा आपका P/3 हो जाएगा। ठीक है, बड़ा दिस इज योर बॉयलेज लॉ। नेक्स्ट इज ऐसे बड़ा एक छोटा सा और है, दैट इज चार्लीज लॉ। चार्लीज लॉ ये कहता है कि अगर किसी गैस का प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या फिर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चार्लीज लॉ states that if pressure of gas is fixed या constant, then temperature of gas is directly proportional to वॉल्यूम ऑफ गैस। बड़ा अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे। अगर आपने ये कह दिया कि भाई मैं प्रेशर को चेंज नहीं कर रहा, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, तो उस केस में मान लीजिए कि वॉल्यूम V था तो टेम्परेचर T था। अगर मैंने वॉल्यूम दुगना कर दिया तो बड़ा पक्की बात है कि टेम्परेचर दुगना हो गया होगा। अगर मैंने वॉल्यूम 3 गुना कर दिया होगा तो पक्की बात है टेम्परेचर 3 गुना हो गया होगा। मैंने कंप्रेस करके वॉल्यूम हाफ कर दिया होगा तो ऑफ कोर्स बड़ा आपका टेम्परेचर भी हाफ हो गया होगा। लेकिन जो टेम्परेचर हाफ हुआ है या दुगना हुआ है तिगुना हुआ है, दीज आर नॉट द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, दीज टेम्परेचर आर इन केल्विन। तो बड़ा ध्यान रखना इस बात को, दीज टेम्परेचर आर इन केल्विन। ध्यान रखिएगा बड़ा इस बात को। जब मैंने कहा कि वॉल्यूम दुगना करूंगा तो टेम्परेचर दुगना होगा, तो यूं नहीं है कि है ना दुगना डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा। दुगना किस में होगा? केल्विन में। सारी कहानी केल्विन के अंदर ही रहेगी, डिग्री सेल्सियस में नहीं रहेगी। ठीक है, आगे चले बच्चों। इन सब को मिलाकर, जो बड़ा मैंने दोनों लॉज बोले, इन दोनों को मिलाकर मेरे पास आएगा नेक्स्ट इज आइडियल गैस लॉ, या फिर बड़ा आइडियल गैस इक्वेशन। इट सेज दैट कि किसी कंटेनर के अंदर जो गैस है उसका प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर आपस में इस तरह से रिलेटेड हो। PV इज इक्वल्स टू nRT। ये आप मान के चल सकते हो कि हमारी है ना पूरी की पूरी थर्मोडायनेमिक्स की जो कहानी है वो इसी इक्वेशन के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। ऐसा मान सकते हो आप कि जैसे पूरी मैकेनिक्स की कहानी F इज इक्वल्स टू ma के इर्द गिर्द घूम रही थी, वैसे यहां पर सारी जो कहानी है वो PV इज इक्वल्स टू nRT के इर्द गिर्द ही घूमेगी। P क्या है, V क्या है, N क्या है, R क्या है, T है, सब बताता हूं। P जानते ही बेटा, तुम तो एक्टिंग कर रहे हो जबरदस्ती। P इज ऑफ कोर्स प्रेशर ऑफ गैस। V
is of course volume of gas. N is number of moles of gas. R is known as gas constant. R जो है ये बड़ा कोई ना कोई कांस्टेंट है, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सवाल में दिया हुआ होगा। अक्सर बड़ा इसकी जो वैल्यू होगी वो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होगी। अक्सर इसकी जो वैल्यू होगी बड़ा वो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होगी। देखो प्रेशर क्या था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम क्या है मीटर क्यूब, तो न्यूटन टू मीटर आ गया, तो कितना हो गया जूल पर मोल पर केल्विन, ये इसकी यूनिट है। 8.314 इसकी सही वैल्यू है, और 8.314 को बड़ा अक्सर तुम 25/3 भी लिख सकते हो। मैं एक बात और क्लियर कर दूं बेटा, मैं है ना सारे के सारे सवाल SI यूनिट में ही करता हूं, इसलिए मैं R की वैल्यू भी SI यूनिट में ही याद रखता हूं, और SI यूनिट से मेरा सारा का सारा काम चल जाता है। केमिस्ट्री के अंदर इसी R की वैल्यू बड़ा तुम लोग मेरे ख्याल से लीटर ATM वगैरह में भी याद की होगी, है ना। यहाँ फिजिक्स में उसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल मैं लिख भी नहीं रहा जानबूझ के, मैं लिख दूंगा तुम और कंफ्यूज होगे कि सर वो कब लगानी ये कब लगानी है। हम तो हमारे सारे सवाल SI यूनिट में ही करेंगे, केमिस्ट्री में कुछ भी करते हैं। ठीक है बच्चों, ये बड़ा आपके R की वैल्यू है। अच्छा बेटा एक बात तो बोलूं, R को अगर मैं एवोगैड्रो नंबर से अगर डिवाइड कर दूं, मतलब 8.314 को अगर मैं एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूं, बेटा एवोगैड्रो नंबर हल्का फुल्का याद होगा ना, 6.023 इंटू 10⁻23, तो मेरे पास बेटा ये वैल्यू आएगी 1.38 इंटू 10⁻⁻23। ये भी एक नया कांस्टेंट है बेटा, जिसे मैं K बोल देता हूं, इट इज नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अरे बेटा इसकी यूनिट होगी जूल पर केल्विन। याद करने की जरूरत नहीं बेटा, मतलब सिर्फ उसे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ऐसे कोई नया कांस्टेंट नहीं है, ये हमारा गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर को ही हमने बोल दिया। वैल्यू याद हो ना हो, कोई ऐसे कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा। ठीक है, याद हो तो अच्छी बात है, ना याद हो और अच्छी बात है, निकाल लेना। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ये सब बातें याद रखोगे। अच्छा ठीक है बेटा, T इज ऑफ कोर्स टेम्परेचर, हमेशा याद रखना इन केल्विन, ये टेम्परेचर बड़ा पक्की बात है कि केल्विन के अंदर है। ठीक है ना, कितनी बात समझे हो अभी बता दो बड़ा। आपके पास बड़ा कोई कंटेनर है ऐसे, ये बड़ा कोई कंटेनर है, इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है बड़ा वो 5 लीटर है। इसके अंदर बड़ा 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस है एट 27 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, फाइंड प्रेशर ऑफ गैस। गैस का प्रेशर बताओ, बता देंगे। सबसे पहले वॉल्यूम है मेरे पास 5 लीटर। अरे बेटा लीटर नहीं, मुझे तो सिर्फ SI यूनिट में इंटरेस्ट है, तो आप बोलोगे सर दैट इज 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। टेम्परेचर कितना है मेरे प्यारे वाले बच्चों, टेम्परेचर आप बोलोगे सर 27 डिग्री सेल्सियस। अरे बेटा 27 डिग्री सेल्सियस नहीं, केल्विन में चाहिए, तो 273 ऐड कर दो। 273 ऐड किया तो ये आ गया मेरे पास 300 केल्विन। सर नंबर ऑफ मोल्स कितना है, बेटा नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास। बेटा मास कितना है, 64 ग्राम मास दे रखा है ऑक्सीजन गैस का। अरे भाई ऑक्सीजन गैस का मोलर मास कितना होता है, मेरे बच्चों को शायद याद होगा। अकेला ऑक्सीजन जो होता है वो होता है, उसका एटॉमिक मास होता है 16 ग्राम। ये तो O2 है, O2 हो गया बेटा कितना, 32 ग्राम। 32 ग्राम पर मोल। ले बेटा
ऑक्सीजन गैस का मोलर मास होगा 32 ग्राम पर मोल। बड़ा ग्राम से ग्राम कैंसिल, मेरे पास 2 मोल गैस आ गई। प्यारे बच्चों को दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, 32 ग्राम पर मोल। ठीक, मुझे पूछा है प्रेशर। प्रेशर बड़ा कितना होगा? एन आर, आर बड़ा 25 इधर ले दूं, एन आर टी अपॉन वॉल्यूम। सब कुछ SI यूनिट में है तो आंसर भी SI यूनिट में ही आना चाहिए। 5 दूनी 10, 1 0 बड़ा मेरे ख्याल से 10⁻6 आ गया होगा। बाकी बेटा तुम कैलकुलेशन चेक कर लेना। 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बेटा ऑफ कोर्स पास कर, जैसा आपको ठीक लगे। एक सवाल बेटा और पूछ लेता हूं। मेरे पास बेटा कोई कंटेनर है, इसके अंदर बेटा 20 ग्राम की हीलियम गैस है। बेटा हीलियम गैस का मोलर मास 4 ग्राम होता है। नहीं याद तो बेटा ठीक है, सवाल में दे भी रखा होगा, आपको ऐसे लोड देने की जरूरत नहीं। 20 ग्राम की हीलियम गैस है, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर दे रखा है मुझे वो 127 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। 127 डिग्री सेल्सियस बेटा टेम्परेचर दे रखा है। और ये जो सारा का सारा कंटेनर है, इसके अंदर प्रेशर जो है वो मुझे 5 × 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाइंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। इस कंटेनर का आप तो वॉल्यूम बताओ बेटा, बाकी सब बातें देखी जाएगी, आप तो सिर्फ और सिर्फ कंटेनर का वॉल्यूम बताओ। आप कहोगे सर सीधा सपाट सवाल है, तो मुझे तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला वैल्यूज रखनी है। बड़ा देखना, पहले तो प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर पहले चेक कर लो बेटा। टेम्परेचर तो 127 डिग्री सेल्सियस है। सर इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, बेटा कर लो। केल्विन में कितना होगा? 127 के अंदर 273 ऐड करो तो बेटा मेरे ख्याल से 400 केल्विन आ गया। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? मास अपॉन मोलर मास। मास है बेटा 20 ग्राम, और किसी को अगर पता हो तो हीलियम का मोलर मास होता है 4 ग्राम ऑफ कोर्स पर मोल। बेटा दैट इज 5 मोल। क्या पूछा वैसे? वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम इज ऑफ कोर्स nRT अपॉन P। नंबर ऑफ मोल्स बेटा बोलना कितने हैं? 5। R कितना है बेटा? 25/3, 8.314 भी लिख सकते हो। टेम्परेचर मेरे प्यारे बच्चों कितना है? 400। प्रेशर मेरे प्यारे बच्चों कितना है? 5 × 10⁻5। ये मीटर क्यूब में आपका आंसर आ जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, ठीक है। दैट इज 25 × 4/3 × 10⁻³ मीटर क्यूब। (10⁻³ मीटर क्यूब तुम लीटर भी लिख सकते हो। बड़ा मेरे ख्याल से ये आ गया शायद 100/3 लीटर, या फिर 100/3 × 10⁻³ मीटर क्यूब। जैसे आपको बड़ा पसंद हो वैसे करो, ठीक है बेटा। इस तरह का कोई फॉर्मूला बेस अगर सवाल आया तो आप निपटा ही दोगे। मुझे लगता नहीं कि आपको कोई इश्यू खास इसमें आएगा। मैं यहां पर एक बड़ा छोटी सी बात और बोलना चाहता हूं। ये जो आइडियल गैस इक्वेशन मेरे पास आई है, मैं इसका एक अल्टरनेट फॉर्म और बताना चाहता हूं। क्या है बेटा अल्टरनेट फॉर्म? क्या थी इक्वेशन बेटा? PV = nRT, ठीक है। प्रेशर ठीक है, वॉल्यूम ठीक है,
नंबर ऑफ मोल्स कैन बी रिटन एज मास ऑफ द गैस अपॉन मोलर मास इनटू आरटी। मैं इसको लिखता हूं पी एम इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम इनटू आरटी। यार ये मास अपॉन वॉल्यूम देखा देखा सा लग रहा है, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होती है, देखा देखा क्या लग रहा है। तो एक फॉर्मूला मेरे पास और आ गया, पी एम इज इक्वल्स टू रो आरटी। ये फॉर्मूला बड़ा बहुत यूजफुल है, हमारे बहुत सारे सवालों के अंदर काम आएगा। हो सके, ऐसे मस्ट नहीं है, हो सके तो याद रखो, हो सके तो बेटा इसको याद रखो। ठीक है, हो सके तो याद रख सकते हो, अच्छा फॉर्मूला है बेटा। ये जो बड़ा फॉर्मूला है ये हमारे काफी ज्यादा यूजफुल आ सकता है कुछ टफ सवालों को करने के लिए। किस तरह के टफ सवाल बड़ा सिखाता हूं आप लोगों को। दो टफ सवाल हैं, आराम आराम से इत्मीनान से बढ़िया से सोचते समझते करते हैं बेटा। मैं पहले बोल दूं बेटा, ये दोनों ही सवाल सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस लेवल के हैं, जेई मेन लेवल के नहीं है। ठीक है, और पीएम इज इक्वल्स टू रो आरटी वाले फॉर्मूले पर बेस्ड। ये बड़ा हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड पर प्रेशर मुझे सवाल में दिया हुआ है कि यहां पर आपका प्रेशर है पी नॉट। जो गैस है पूरे रीजन के अंदर, बड़ा ग्राउंड के ऊपर एयर ही एयर है, जो एयर है उसका मोलर मास मुझे सवाल के अंदर दे रखा है कैपिटल है, और पूरे के पूरे रीजन के अंदर टेम्परेचर दे रखा है टी। टेम्परेचर यहां भी टी, यहां भी टी, यहां भी टी, यहां भी टी, हर जगह टी। मेरा सवाल आपसे यह है कि ग्राउंड से h हाइट ऊपर प्रेशर कितना होगा। सवाल बड़ा क्लियर सा है, फाइंड प्रेशर एट हाइट h फ्रॉम ग्राउंड। बेटा ग्राउंड से h हाइट ऊपर प्रेशर कितना है। बेटा मैं पहले ही बोल दूं, सवाल बेटा जी टफ है, लेकिन तुम तो समझ ही गए होंगे बेटा, अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। चलिए करते हैं। कहीं हो सकता है कई बच्चों को बड़ा आसान भी लग रहा हो, वो कहेगा कि सर अपने ना फ्लूइड में ये वाले सवाल किए तो थे, यहां पर प्रेशर अगर पी नॉट है तो h डिस्टेंस ऊपर प्रेशर जाएगा पी नॉट माइनस रो जी एच, पी नॉट माइनस रो जी एच। नहीं बेटा ऐसा नहीं, वहां पर आपकी डेंसिटी फिक्स थी, लिक्विड की डेंसिटी हर जगह सेम थी, यहां पर हर जगह डेंसिटी सेम नहीं है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे लगातार प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा तो डेंसिटी भी घटेगी, क्योंकि मोलर मास तो हर जगह सेम है, आर तो वैसे ही कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी सवाल में फिक्स है, तो इसका मतलब हर जगह डेंसिटी सेम नहीं है। अगर हर जगह डेंसिटी सेम होती फिर तो लिक्विड वाला केस और फ्लूइड मैकेनिक्स में पटा उसे काम चल जाता कि जैसे हम h डिस्टेंस ऊपर जाएंगे तो प्रेशर रो जी एच घटता है, तो हमारा प्रेशर अगर पी नॉट है तो ऊपर प्रेशर आएगा पी नॉट माइनस रो जी एच। ऐसा नहीं जा सकते, कारण तुम समझ गए होंगे, रो हर जगह सेम नहीं है, डेंसिटी हर जगह सेम नहीं है। तो सिर्फ क्या करें, बेसिक से करो, सब होगा, सब होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरे बेटा सब होगा, मैं हूं ना। यहां बेस से ग्राउंड से बड़ा x डिस्टेंस ऊपर आओ और ऐसे एयर के अंदर एक इमेजिनरी कट लगाओ, ठीक है। फिर x प्लस डी एक्स पे जाओ, बड़ा थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूं, और एक छोटा सा कट और लगाओ, इमेजिनरी कट है बेटा। इसके अंदर जो एयर है उसको स्टडी करो बेटा, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है। x डिस्टेंस पर प्रेशर अगर मैंने P मान लिया तो x प्लस dx डिस्टेंस पर मुझे प्रेशर मानना पड़ेगा P प्लस dP। dP इज द चेंज इन प्रेशर ड्यू टू चेंज इन x, ऐसे लिखते हैं। यहां पर अगर प्रेशर P है तो ऑब्वियस बात है कि ऊपर का जितना भी एयर कॉलम होगा वो नीचे वाले एयर को पुश करेगा नीचे की तरफ, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ नीचे वाली एयर इसको पुश करेगी ऊपर की तरफ, नीचे वाली एयर इसको जिस फोर्स से ऊपर की तरफ पुश करेगी दैट विल बी ऑफ कोर्स प्रेशर
इंटू एरिया। यहां पर प्रेशर है P प्लस dP, इसके ऊपर जितनी भी एयर है वो इस पॉइंट पर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी। कितना? वो फोर्स लगाएगी P प्लस dP, जो यहां पर प्रेशर है, मल्टीप्लाइड बाई एरिया। सर ये जो हल्की सी एयर है इसका mg भी तो आएगा। हाँ बेटा, इसका mg भी आएगा। यहां पर डेंसिटी, सर आपने यहां हर जगह डेंसिटी सेम की मान ली, बट हमने थिकनेस ली ही इतनी छोटी है कि मैं डेंसिटी हर जगह यूनिफॉर्म मान सकूं। डेंसिटी इंटू ये वाला वॉल्यूम, वॉल्यूम आ गया A इंटू dx, ये तो आ गया गैस का मास मल्टीप्लाइड बाई g। हम जानते हैं कि सारा का सारा सिस्टम इस तरह से इक्विलिब्रियम पे पड़ा है। गैस बड़ा कहीं जावा नहीं रही है, सब कुछ रेस्ट पे है। ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। जैसे मैंने इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लगाई, मेरे पास आ जाएगा P प्लस dP इंटू ए, नीचे की तरफ रो इंटू ए इंटू जी इंटू डी एक्स शुड बी इक्वल टू P इंटू ए से ए गायब, बेटा P से P गायब, dP की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई है माइनस रो इंटू जी इंटू डी एक्स। सर नेगेटिव आने का मतलब है कि जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा वैसे वैसे लगातार प्रेशर घटेगा। सर ऐसी ही इक्वेशन तो फ्लूइड में आई थी। हाँ बेटा ऐसी तो आई थी। हो सकता है लोगों को तो कैलकुलेशन भी याद होगी, सर सेम ही कैलकुलेशन की थी अपन ने। बिल्कुल सही बात है बेटा। तो सर आंसर भी सेम आएगा? नहीं। क्यों सेम नहीं आएगा? लिक्विड में जब हमने काम किया था ना, तो हमने यहां से इंटीग्रेट किया और यहां से इंटीग्रेट किया, रो और जी को बाहर निकाल लिया था, क्योंकि रो हर जगह सेम था। आज ऐसी गुस्ताखी हम नहीं कर सकते। रो हर जगह बेटा सेम है। तो सर रो तो सवाल में दिया भी नहीं। अरे रो को उड़ाने का जुगाड़ मुझे पता है। मुझे पता है कि Pm इज इक्वल्स टू रो RT। ये रो तो खुद प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है। मोलर मास और टेम्परेचर सवाल में गिवन है। R की वैल्यू बड़ा वैसे कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हो कि सर मैं इस रो को उड़ा सकता हूं, और रो को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं Pm अपॉन RT। ये लो बेटा dP के साथ P ले आना, P को बड़ा नीचे ले आना, दैट इज इक्वल्स टू माइनस mg अपॉन RT इंटू dx। इंटीग्रेट mg बेटा बाहर क्यों? बेटा g हर जगह हम तो सेम मान रहे, ठीक। कैपिटल M बेटा मोलर मास हर जगह सेम है, टेम्परेचर हर जगह सेम है। जब x की वैल्यू 0 थी, सबसे नीचे तो प्रेशर आपका था P नॉट। किसी हाइट h पर बड़ा प्रेशर लेट से कितना होगा? P। आसान सा इंटीग्रेशन मेरे बच्चे तो फटाक से कर देंगे कि सर dP अपॉन P का इंटीग्रेशन होगा ln P, कहां से कहां तक? P नॉट से लेके P तक, दैट इज इक्वल्स टू माइनस mg अपॉन RT। dx का इंटीग्रेशन आएगा x बेटा कहां से कहां तक? 0 से लेके h तक। बड़ा हल्का सा काम है, सीधा लिख दो आंसर बेटा। P इज इक्वल्स टू P नॉट ई रेज टू पावर। बड़ा सीधे लिखने में दिक्कत तो नहीं है? चलो मैं पूरा लिखता हूं। लिमिट लगाई तो ln P माइनस ln P नॉट इज इक्वल्स टू माइनस mg h अपॉन RT। ln P अपॉन P नॉट को मैं लिख सकता हूं ln P अपॉन P नॉट। बड़ा लॉग को हटाओ और वहां पर ई रेज टू पावर लगा दो। मेरे पास आ गया P इज इक्वल्स टू P नॉट ई रेज टू पावर माइनस mg h अपॉन RT। ये ले बेटा, किसी भी हाइट h पर आपका जो प्रेशर होगा वो होगा P नॉट ई रेज टू पावर माइनस mg h अपॉन RT। इस तरह से लगातार एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग काइंड ऑफ आपका प्रेशर है। ठीक है बच्चों, सवाल तो आपको समझ में आ गया होगा। सवाल था बेटा थोड़ा सा मैथमेटिकली टफ, बट आप भी स्मार्ट हो, समझ ही क्यों होंगे। हम इससे भी टफ सवाल करते हैं। कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा बेटा, Pm इज इक्वल्स टू रो RT। जो भी सवाल होना है वो इस फॉर्मूले से होना है। बाकी बेटा मैकेनिक्स है वो भी ऐसी जो हमने पहले से पढ़ रखी है, कोई ऐसे भारी काम नहीं है। इससे भी टफ क्वेश्चन है, चलो बच्चों करते हैं। ये बड़ा एक इस तरह का अरेंजमेंट है, ग्रेविटी नहीं है इस बार। ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ऐसे बड़ा एक टेस्ट ट्यूब है L लेंथ की। इसका ये वाला एंड ओपन है और ये वाला एंड क्लोज्ड है। इसके अंदर हमने गैस भर रखी है कैपिटल M मास की और T टेम्परेचर पे। पूरी गैस का बड़ा मोलर मास जो है वो कैपिटल M है, ठीक है।
टेम्परेचर भी हर जगह सेम है, कैपिटल T। हमने इस गैस को ऐसे, सॉरी गैस को नहीं, इस ट्यूब को इस एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट ओमेगा से यू घुमाना स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे कांस्टेंट ओमेगा से ऐसे ऐसे घुमाना स्टार्ट किया। मेरा सवाल यह है कि ओपन एंड पर अगर प्रेशर पी नोट है तो इस क्लोज्ड एंड पर प्रेशर कितना होगा? फाइंड pressure at the closed end of ट्यूब के क्लोज्ड एंड पर प्रेशर कितना होगा? काम बेटा वही है, न्यूटन से लगाने वाला काम है, मेरे पास और कोई काम है ही नहीं। सर कैसे लगाओगे? अभी दिखाता हूं। देखो आप है ना, सबसे पहले यहां से x डिस्टेंस दूर जाओ और ऐसे कट लगा दो, फिर x प्लस dx डिस्टेंस और दूर जाओ और कट लगा दो, और इसके अंदर ये जो फंसी हुई एयर है इसके बारे में डिस्कशन करो कि इसके साथ क्या हो रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा आप ए मान लो, हालांकि सवाल में दिया हुआ नहीं है इसलिए वो आंसर में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो चलो मैं करता हूं। आपने यहां से बेटा यहां से x डिस्टेंस दूर इस छोटे से क्रॉस सेक्शन में जो गैस है उसके बारे में स्टडी करने की बात की। करते हैं बेटा, ये जो थिकनेस है ये आपके पास dx है, x डिस्टेंस पर मैं प्रेशर P मान लूं तो इधर वाली सारे की सारी जो गैस होगी वो इतने से एलिमेंट को पुश करेगी, कितने फोर्स से? P इंटू ए से। अगर x डिस्टेंस पर प्रेशर P है तो x प्लस dx डिस्टेंस पर प्रेशर हो जाएगा P प्लस dP। dP क्या है? छोटे से x में चेंज, dx के कारण छोटा सा प्रेशर में चेंज। अगर यहां पर प्रेशर P प्लस dP है तो इसके इधर वाली जितनी गैस होगी सब इसको पुश करेगी ऐसे अंदर की तरफ, किस फोर्स से? P प्लस dP इंटू ए। mg वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं है, बड़ा ग्रेविटी फ्री स्पेस है। इन सारे के सारे फोर्सेस के कारण ये जो इतनी सी गैस है ये x रेडियस के सर्कल में, कितने रेडियस के सर्कल में? x रेडियस के सर्कल में ऐसे से चक्कर काट रही है और इसके पास सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। मैंने इसलिए जानबूझ के छोटा सा एलिमेंट लिया जिससे मैं ये कह सकूं कि देखो ये x रेडियस में घूम रहा है। अदरवाइज बड़ा अगर पूरी की पूरी ट्यूब का अगर मैं एक साथ अगर न्यूटन से लगाने की कोशिश करता तो फंस जाता, क्योंकि कोई एलिमेंट कम रेडियस में घूम रहा है, कोई ज्यादा में, कोई और ज्यादा में, कोई और ज्यादा में। तो मैंने जानबूझ के ऐसे x डिस्टेंस पर dx एलिमेंट लिया ही इसलिए कि मैं कह सकूं कि देखो इसका सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। सिर्फ न्यूटन लॉ लगाने की जरूरत है, मजा ही आ जाएगा। अंदर की तरफ फोर्स है कितना? अंदर की तरफ फोर्स है P प्लस dP इंटू ए माइनस P इंटू ए। नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। पिछले वाले सवाल के अंदर तो गैसेस वगैरह कहीं जा नहीं रही थी तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स कर दिया, लेकिन यहां पर तो बड़ा ऑफ कोर्स सर्कुलर मोशन है, सेंटर का बेटा सेंटर की तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा ही होगा। इट शुड बी इक्वल टू गैस का मास इंटू एक्सेलरेशन। Acceleration to omega square into x. X is the radius in which this element is moving. What is the mass? Mass होगा इस गैस की यहां पर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम आएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू थिकनेस। बड़ा मेरे ख्याल से ए से ए गायब, P से P गायब, बड़ा dP की वैल्यू मेरे पास आ गई है रो इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स dx। हालांकि dP इज इक्वल्स टू रो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स dx। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर भी एक सवाल में आया था जिसमें हमने एक कंटेनर लिया था और उस कंटेनर को ऐसे ओमेगा से घुमाया था, और वहां पर तो हमने क्या किया कि इंटीग्रेट किया वहां पर तुमने ऐसे इंटीग्रेट किया था यू, क्योंकि वहां पर रो कांस्टेंट था। यहां पर ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट नहीं है। तो सर क्या करें? रो को उड़ाओ। रो को उड़ाना आता है? बिल्कुल उड़ाना आता है। मैं रो को बड़े आराम से लिख सकता हूं Pm अपॉन RT इज इक्वल्स टू रो।
यहां से x डिस्टेंस पर अगर रो लिखना है तो यहां से x डिस्टेंस पर प्रेशर, गैस का मोलर मास r, और यहां पर बड़ा गैस का टेम्परेचर। सब हमने दिया हुआ सब कुछ। तो आप कह सकते हो कि रो की जगह मैं लिख दूंगा Pm अपॉन RT इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। मेरे पास आ गया है dP अपॉन P इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर अपॉन RT इंटू एक्स डी एक्स। अब कर लो इंटीग्रेट। कैपिटल M फिक्स, ओमेगा फिक्स, R फिक्स, T फिक्स। X की वैल्यू जब 0 थी इस पॉइंट पर तो प्रेशर आपका था P0। जब X की वैल्यू L होगी तो हम यहां पहुंच जाएंगे, तो यहां पहुंच जाएंगे तो यहां प्रेशर हो जाएगा P। आसान सा इंटीग्रेशन है मेरे बच्चे। dP अपॉन P का इंटीग्रेशन क्या आएगा? ln P। कहां से कहां तक? P0 से P तक, दैट इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर अपॉन RT। x dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x स्क्वायर बाई 2। कहां से कहां तक? 0 से लेके L तक। मेरे पास ये आ गया ln P माइनस ln P0। मेरे पास आ गया P इज इक्वल्स टू, सॉरी इसको ऐसे दूं, m ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन 2RT। मेरे पास आ गया P इज इक्वल्स टू P0 e रेज टू पावर ये हमारा आंसर है। समझ गए होंगे बच्चों? ठीक है, आगे चलो।